गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसे माइलस्टोन कहते हैं। ये माइलस्टोन मैकेनिज्म है जो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑल। और कहा जा रहा है कि जो नीट जिस टाइप में पोस्टपोन हुआ है ये स्पेशली क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए, आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, क्वेश्चंस बनाएं और उन सारे स्टूडेंट खास करके क्रैश कोर्स जो कि एनटीए वाले लोग एग्जाम सीट को अपियर कर रहे हैं, डियर स्टूडेंट, उसमें क्या करो कि मैं जब एग्जामिन किया तो मुझे ऐसा पता चला कि उसमें काफी ज्यादा पेपर जो है वो समझ लो एसबी और एसएक्स जो एनटीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे उसके। उसे सिर्फ आप क्या करो कि जिस एग्जामिनेशन पेपर को आप एनरोल कर रहे हो उसके जो क्वेश्चंस आपको आउटडेटेड लग रहे हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं उस क्वेश्चंस को मैनुअली आप नोट कर लो। ये सिर्फ क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए। क्लियर है? अब उस क्वेश्चंस को आप नोट कर लो, नोट करके बस सिंपली उसे एवरीडे देखते जाओ। अभी जिस टाइप में टाइम ड्यूरेशन अपनी बढ़ गई है, इस ड्यूरेशन में हम वो जो क्वेश्चंस देखते जाएंगे ना, एटलीस्ट देखने से भी हमें याद हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, बस एवरीडे मॉर्निंग उस क्वेश्चन को पढ़ना और उसके आंसर को बस देख लेना, बस इतना ही करना। इससे इन केस कि अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता है तो हम उसे अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। सो आप इस फॉलो को एनटीए टेस्ट पेपर को गो ऑन करो। सो नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म के रिगार्डिंग। जैसे मैकेनिज्म अभी तक हम लोगों ने दो फेज में पढ़ा। पहला था लाइट रिएक्शंस, दूसरा था डार्क रिएक्शंस। बेसिकली इसे कहते हैं लाइट फेज और दूसरे को क्या कहते हैं, डार्क फेज कहते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब जब लाइट फेज और डार्क फेज रहा, जिसमें कि पहला लाइट फेज के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस है, यानी जो भी डिपेंडेंट है वो किस पे है, सनलाइट पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इसमें इन्वॉल्व दोनों होता है PS1 एंड PS2, यानी कह सकते हो लाइट रिएक्शन जी स्कीम के वजह से ही क्या करता है, चलता है। आई होप ये चीज समझ में आ रहा हो। कहां पर अकर हो रहा है, तो अकर इन द रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या चीज, इन द रीजन, वो भी कौन सा रीजन, तो ग्रेना रीजन, क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट याद रख लेना कि जो लाइट रिएक्शंस में है वो फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होता है। पहला ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हम लोगों ने जी स्कीम में देख लिया कि किस टाइप में PS2 से लेकर के PS1 देन फाइनली क्या रहता है, NADPH का फॉर्मेशन करता है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा आता है एमर्सन इफेक्ट और रेड ड्रॉप। हमने कहा था कि जब वेवलेंथ एक्सटेंड हो जाता है तब सडनली फोटोसिंथेसिस में डिक्रीज हो जाता है। दैट डिक्रीज इज नोन एज द रेड ड्रॉप, है ना। रेड वेवलेंथ के बाद फोटोसिंथेसिस से डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वो इंफ्रारेड हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट, अगर इनकेस क्लियर भी नहीं है तो आप एमर्सन इफेक्ट और रेड ड्रॉप वाले इफेक्ट को आप अच्छे तरीके से रिवाइंड करके देख लो आप। नेक्स्ट, टू पिगमेंट सिस्टम, जिसमें पहला PS1 जिसका रिएक्शन सेंटर P700 था, दूसरा PS2 जिसका रिएक्शन सेंटर P680 था। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि आखिर वाटर जब टूटता है तब जाकर के प्रोटॉन डोनेट होता है और तब जाकर के O2 निकलता है। क्लियर है? यानी इस जगह पे इलेक्ट्रॉन का इवोल्यूशन प्लस O2 का इवोल्यूशन होता है और प्रोटॉन रिलीज होता है। अब इसी के वजह से फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी ATP का फॉर्मेशन था। ये हम लोगों ने इजी फॉर्म में देखा। जब ATP का फॉर्मेशन था तो दो इवेंट थे। पहला साइक्लिक, यानी इलेक्ट्रॉन जिस सिस्टम से निकलता था उसी सिस्टम पर आकर के क्या होता था, इन कर जाता था, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन का सेकेंड पार्ट जिसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जिसे अपन जी स्कीम कहते हैं, जिसमें PS2 इन्वॉल्व होता है। ETS के पास 1 ATP फर्स्ट फॉर्म करता है, PS2 के बाद फेरोडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन के बाद NADPH का फॉर्मेशन करता है, जो बेसिकली अगेन ATP का प्रोडक्शन करता है। सो स्टूडेंट यहां पे भी क्लियर हो गया। सो
अगर देखा जाए फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने क्या क्या क्लियर कर लिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमर्सन, टू पिगमेंट सिस्टम, ईटीएस। नेक्स्ट आता है अब इसके बाद जिसे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। यस, ये वही कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है जो बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था स्ट्रोमा और थैलाकोइड ल्यूमेन में, जो H प्लस प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, उसके वजह से एटीपी फॉर्म कर रहा था। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी क्लियर होगा। सो अपन लाइट रिएक्शंस के मोस्ट ऑफ द टर्म क्लियर कर चुके हैं। क्लियर है? तो कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, और आज जो है नियर अबाउट टुडे इज द 7, टुमारो इज द 8, और आई होप 8 को मैं C3 और C4 भी कंप्लीट कर दूं, और लास्टली 10 तक जाते जाते मैं सारे एनसीईआरटी पे ही आपके सारे पैरामीटर्स फैक्टर को डिस्कस कर दूं, और अल्टीमेटली चैप्टर को जय श्री राम आस्ता ला वेस्ता कर दूं। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं डार्क रिएक्शंस के बारे में। डार्क रिएक्शंस एक्चुअल में डार्क फेज कहलाता है। अब लाइट रिएक्शन से समझ में आया कि लाइट में डिपेंडेंट जो भी प्रोसेस है उससे हो रहा होगा, तो डार्क रिएक्शंस क्या है, अंधेरे में हो रहा होगा। लेकिन डार्क रिएक्शन जो होता है लाइट इंडिपेंडेंट होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस भले इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस यूटिलाइज होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यूटिलाइज होता है। सो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब ये कहां पर हो रहा है डार्क रिएक्शंस? तो अगर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये कहां पे था? ग्रेना पे था। कहां पर है? स्ट्रोमा पे। और मैंने लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस के जो डिफरेंशिएशन चार्ट है उसे ना एक्सप्लेन करके मैंने एक टेबुलर फॉर्म पे दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू विल एंजॉय, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे देख करके अच्छे तरीके से समझ भी रहे हो, क्योंकि मैं काफी सिंपल पे पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जरा देख लो, डार्क रिएक्शन से इन्वॉल्व करता है मेन पाथवे। मेन पाथवे बस दो ही होते हैं। पहला पाथवे का नाम होता है कैल्विन साइकिल, दूसरे पाथवे का नाम होता है दैट इज डी कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे C4 साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन कैल्विन C3 प्लांट में, जबकि डी कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का देने वाले का नाम था दैट इज कॉर्डस्कॉच इन सुगर केन C4 प्लांट पे। यही दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना है, और फिर फैक्टर ऑफ एक्टिंग के बारे में डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देन अपन आगे फर्दर मूव करते हैं किस पे? दैट इज डार्क रिएक्शंस फेज पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शंस के बारे में। हालांकि हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों ने अभी देखा था, ये बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होता है? तो लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होता है। अब फर्स्टली स्टैब्लिश करने वाले साइंटिस्ट का नाम था FF ब्लैकमैन 1905 में। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट FF ब्लैकमैन थे, खुद काले थे तो नाम डार्क रिएक्शन रख दिया, नहीं बेटा, है ना, ये साइंटिस्ट है FF ब्लैकमैन। अब लेटर जब स्टडी किए, क्या रहा? बाय कैल्विन और दूसरा बेंसन और नेक्स्ट JJ बैसन। कैल्विन और बेंसन ने तो एक्चुअली ये दोनों कैलिफोर्निया के थे, US, जहां की आलमंड्स काफी फेमस है। यस, नेक्स्ट देखा जाए, डार्क रिएक्शन से एक बायोसिंथेटिक और डार्क फेज होता है। कहां पे हो रहा है? स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कारण कोई पूछेगा कि आखिर डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में ही क्यों होता है? आंसर क्या दोगे? मैं तो नहीं देने जा रहा, अपन नहीं दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे कि आखिर वाई स्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शंस क्यों होता है। क्लियर है? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसके होते तो 3 पाथ हैं, लेकिन 2 मेन पाथवे होते हैं। 3 में सबसे पहला आता है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल जिसे अपन कौन सा साइकिल कहते हैं? C3 साइकिल कहते हैं। कारण इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 नंबर ऑफ कार्बन वाला होता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? C3 साइकिल। नेक्स्ट उसके बाद आता है C4 डी कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे C4 साइकिल भी कहते हैं, या फिर जिसे हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। कारण इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 नंबर ऑफ कार्बन वाला होता है। नेक्स्ट जो लास्ट और इंटरमीडिएट होता है इन दोनों के बीच का, C3 और C4 के बीच का, उसे अपन कैम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैम का फुल फॉर्म होता है क्रासुलेशन
एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्या होता है? क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को अपन कैम कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर टाइम बचता है सबसे फर्स्ट कैल्विन साइकिल को इंट्रोड्यूस करने का। पहले जेन्युइन इंट्रोडक्शन टर्म, देन अपन डिस्क्रिप्टिव और साइक्लिक मैनर में डिस्कस कर लेते। डियर स्टूडेंट्स, देखा गया यहां पर तो कैल्विन साइकिल जो है, जिसे अपन C3 साइकिल कहते हैं, कारण इसका पहला जो प्रोडक्ट है वो 3 नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वाला है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? C3 साइकिल कहते हैं। अब क्या है इसमें CO2 क्या होता है? इज फिक्स्ड इन अ प्रेजेंस ऑफ ATP। किसके प्रेजेंस में फिक्स होता है? ATP के प्रेजेंस में और NADPH के प्रेजेंस में। और यही CO2 आगे चलकर के किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैल्विन और बेंसन, साथ साथ इनके कलीग भी जो कि कैलिफोर्निया US के थे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ये टेक्निक जो यूज हुआ था वो स्टडी किया गया था डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग टेक्निक से, जिसमें कि 14C क्रोमेटोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, ये 2 मेजर इवेंट शामिल थे। हालांकि जिस पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था वो था यूनिसेल्युलर एल्गा, जिसका नाम क्या है? क्लोरेला एंड सिंडेस्मम। क्या चीज? सिंडेस्मम। ये सब सारे कैल्विन साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट तौर पर कंसिडर किए गए। सो स्टूडेंट, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन आगे की ओर मूव करते हैं, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कैल्विन साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स। बाकी आपको पता होगा कि कैल्विन साइकिल जो इन्वॉल्व होते हैं वो 2 इंटायर इवेंट में इन्वॉल्व होते हैं, और ये 2 एंटायर इवेंट किस चीज को कहते हैं? टोटल 3 फेज होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। बच्चों वाली है अपन देख चुके हैं, लेकिन अब अपन डिटेल में देखेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैकेनिज्म रहा, इसी चीज मैकेनिज्म को अपन क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल कहते हैं। सो इस मैकेनिज्म को अपन डिस्कस करेंगे। अब क्या रहा? कैल्विन साइकिल याद रखिएगा टोटल 6 टाइम्स रोटेट करता है। कितने टाइम्स रोटेट करता है? 6 टाइम्स रोटेट करता है, ध्यान रखना। और यहां पर जितने भी मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं 6, 12, 12, 6, आपको 6 से डिवाइड करना, उतना कंपाउंड और उतना मॉलिक्यूल्स यहां पर क्या करेगा? फॉर्म करेगा। बस इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अब इसमें जो सबसे पहला इवेंट होता है जिसे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन इवेंट जो होता है जिसमें CO2 फिक्स होता है, जिसमें कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जिसका नाम है RUBP। क्या नाम है? RUBP, दैट इज राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट एक्चुअल में इस जगह पर 6 CO2 प्लस 6 H2O कंबाइन होकर के बेसिकली क्या करता है? पहला कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसमें जो एंजाइम है RU या फिर रुबिस्को जिसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रुबिस्को का फुल फॉर्म मैंने एनसीईआरटी वाले लेक्चर्स में बताया था, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सीजिनेज एंड ऑक्सीजिनेज। कार्बोक्सीजिनेज और ऑक्सीजिनेज क्या होता है? अगर CO2 का फिक्सेशन करना हुआ तो कार्बोक्सीजिनेज लगेगा, और O2 का फिक्सेशन करना हो तो ऑक्सीजिनेज लगेगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट? फिर से एक बार, अगर CO2 का फिक्सेशन करना हो तो कार्बोक्सीजिनेज लगेगा, और O2 का फिक्सेशन करना हो तो ऑक्सीजिनेज लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, अब आप मुझे यहां पर बताओगे कि नेचर का सबसे ज्यादा एबंडेंट एंजाइम कौन सा है? क्या चीज? नेचर का सबसे एबंडेंट एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम का नाम आपको बताना। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद जैसे ही 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लगा, यहां पे ATP यूटिलाइज हुआ और ADP का फॉर्मेशन किया, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें इस्तेमाल हो गया। क्या बन गया? 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। क्या बन गया? 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। देन रिडक्शन होगा और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, जिसमें NADPH प्लस H प्लस और फॉर्म करेगा NADP प्लस, जिसमें कि H3PO4 का भी फॉर्मेशन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी बता चुका हूं साइकिल 6 टाइम्स चलता है। जितने भी फिगर दिखेंगे उसे 6 से डिवाइड कर देना। एक साइकिल में उतना ATP, एक साइकिल में उतना NADPH इस्तेमाल होता है।
कितना से डिवाइड करोगे? 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि कितने टाइम्स चलता है? तो 6 टाइम्स चलता है ये, तब जाकर के एक ग्लूकोज स्टार्च मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद जब ये देखो 12 मॉलिक्यूल्स बचा, तो 10 मॉलिक्यूल रीजनरेशन में चले जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स फर्दर शुगर बनाने पे चले जाएंगे। लेकिन जो ये रिडक्शन इवेंट है, इसका दूसरा नाम है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। मतलब यहां पर ग्लूकोज का रिवर्सल होता है, इस वजह से इस इवेंट का नाम क्या दिया गया? ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल दिया गया, जिसमें ग्लाइकोलिसिस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आगे चल करके रिड्यूस होता है और फाइनली किसमें बनता है? दैट इज ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में बनता है। किसमें बनता है डियर स्टूडेंट? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। नेक्स्ट, अब क्या है कि जो 10 मॉलिक्यूल रीजनरेशन में चला गया, 2 मॉलिक्यूल्स नीचे आ गया, 2 मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन एक मॉलिक्यूल एज इट इज रहने दिया किस फॉर्म पे? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉर्म पे। ये दोनों आगे चल करके कंबाइन हुए और क्या बना है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना है, जिस जगह पे फिर से वाटर लगा और फॉस्फोरिक एसिड रिलीज किया। कारण, क्योंकि यहां पर बाइफॉस्फेट निकला, इस वजह से फॉस्फोरिक एसिड वाटर के साथ बना। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर से बोलना क्या? फ्रक्टोज 6, सॉरी फॉर दैट, जिसे कहते हैं ना हार्ट बर्न कंडीशन, वो अभी फील हो रहा है। क्या बना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। किससे बना? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इसका बाइफॉस्फेट वाटर के साथ कंबाइन करके फॉस्फोरिक एसिड बना लिया। फर्दर फ्रक्टोज 6 बाइफॉस्फेट बेसिकली कन्वर्शन में गया और क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे चल करके क्या बना? ग्लूकोज, या फिर क्या बन गया? स्टार्च, या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स का कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? और जो 10 मॉलिक्यूल्स बच गया, ये किसमें चला गया? रीजनरेशन में चला गया। रीजनरेशन का मतलब कि सीरीज एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद भी आरयूबीपी फिर से बन जाता है, जो कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, C3 साइकिल। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखो यहां पर 6 मॉलिक्यूल आरयू राइबुलोज बाइफॉस्फेट बना, एटीपी यूटिलाइज हुआ एडीपी में, और अगेन आरई राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बन करके प्रिपेयर हो गया। यानी आरयूबीपी का रीजनरेशन फिर से होना बाय द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसी इवेंट को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। और ये जो रहा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक मेथड और कैलकुलेटिव है, जिसमें 6 आरयूबीपी मॉलिक्यूल्स लगा, 6 CO2 मॉलिक्यूल्स लगा, 18 ATP लगा और 12 NADPH लगा, जिसमें कि क्या बना? 6 RUBP बना, क्योंकि रीजनरेशन हुआ, ग्लूकोज बना, रिडक्शन हुआ, 18 ATP प्लस 18 IP और NADP प्लस का फॉर्मेशन किया, वो भी कितना? 12 मॉलिक्यूल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे लिख लेना घर के किसी कोने पर और चिपका देना और कैल्विन साइकिल को समझ लेना। कैल्विन साइकिल आई होप आपको बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगा होगा और आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे, और इवन एंटायर मॉलिक्यूल का कन्वर्सन भी आप अच्छे तरीके से देख चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको सारा टर्म्स अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरेशंस और C4 साइकिल एंड C2 साइकिल डियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन हाँ, आंसर देना नहीं भूलना है। फास्टली कमेंट करें, कमेंट स्कूल एप्लीकेशंस में भी करें, लेकिन वहां पर मुझे ज्यादा दिखता नहीं है, सो आप मेरे पर्सनल चैनल पर आकर के कमेंट करें, मुझे वहां पर देखने में आसानी मिलेगा। So, thank you for watching.